नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज फिर मैं उपस्थित हूं एक ऐसे प्रकरण को लेके जिस पर हमने चर्चा कर लिया है, उसका आज विस्तृत रूप आपके सामने उपस्थित है। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। आज हम मोरल डेवलपमेंट पे चर्चा करेंगे और ये जो नैतिक विकास है, ये बहुत ही विस्तृत चर्चा इस पे होगी, क्योंकि सेटेट का एक खासियत है कि ये बहुत डीपली से प्रश्न पुट अप करता है ना। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम डीपली नॉलेज रखें, डीपली जानकारी रखें और गहन अध्ययन करें। ठीक है, तो चलिए हम गहन अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने से पहले, चर्चा करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम जो कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको। चलिए ठीक है, चलते हैं। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, क्या है ये नैतिक विकास? देखिए, दरअसल मोरालिटी अक्सर एग्जाम वगैरह में मिल जाता है। मोरल डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न। देखिए, नैतिक विकास है ना। नैतिकता का मानव जीवन में विशेष महत्व है या मानव समाज की विशिष्टता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः निश्चित है कि व्यक्ति जिस समूह या समाज का सदस्य है, वह उससे कुछ निश्चित रूप में व्यवहार करने की अपेक्षा एवं प्रत्याशा करता होगा। ठीक है, समूह की मान्यताओं के अनुसार व्यवहार न करने पर व्यक्ति को सामाजिक हंसी या निंदा का पात्र बनना पड़ता है। समाज या समूह के साथ अंतर क्रिया होने पर व्यक्ति सही, गलत, उचित, अनुचित अथवा नैतिक, अनैतिक का ज्ञान विकसित होता है। इसका सामाजिक जीवन में अत्यधिक महत्व है और व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में भी नैतिक चेतना की विशेष भूमिका होती है। तो ठीक है, ये तो नैतिक विकास या नैतिकता के बारे में थोड़ा सा चीजें हमने देखा है ना, कि ये जो है एक प्रकार से मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अब जब सामाजिक प्राणी है तो इसका मतलब है कि उसे समाज में रहना है। समाज की अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं, अपनी कुछ नियम है, कानून है, संहिता है, और ये अपेक्षा प्राय करता है समाज की व्यक्ति, मनुष्य जो कुछ भी कार्य करेगा वो समाज हित के लिए करेगा। ठीक है, तो अगर हम उसी सामाजिक संहिता के विपरीत किसी भी प्रकार का कोई वर्क करते हैं तो प्रायः वो हंसी का पात्र होता है व्यक्ति। ठीक है, देखिए, नैतिकता का स्वरूप। नैतिकता का स्वरूप, नेचर ऑफ मोरालिटी। बालकों में नैतिकता का विकास सामाजिक अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ये तो चीजें स्पष्ट हो गई कि बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है। तो ये होता है सामाजिक अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जब व्यक्ति समाज से अंतर क्रिया स्थापित करता है तब उसमें नैतिकता का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चे समाज के संपर्क में आने पर सामाजिक व्यवहारों का अधिगम करते हैं और इसी अवधि में उसमें नैतिकता का भी विकास होता रहता है। नैतिकता के ही विकास के कारण बच्चे सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं तथा उनके व्यवहार में सामाजिक अनुरूपता का प्रदर्शन होता है। मीन्स हम जितना ज्यादा समाज के साथ अंतर क्रिया स्थापित करेंगे, जितना ज्यादा समाज के लिए वर्क करेंगे, सामाजिक संबंध उतना ज्यादा हमारा मजबूत होता जाएगा, सामाजिक संबंध उतना ज्यादा प्रगाढ़ होता चला जाएगा। ठीक है, और प्रायः बच्चे भी इन्हीं सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर नैतिकता का विकास करते हैं, नैतिकता का अधिगम करते हैं। ठीक है, नैतिकता एक अपने आप में विकसित होने वाली प्रक्रिया है, विकासशील प्रक्रिया है। प्रायः हम इसका विकास करते हैं समाज के साथ, समाज से अंतरक्रिया स्थापित करते हुए भी हम इसका विकास करते हैं। ठीक है, तो कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। परिभाषाओं में सबसे पहले जोन्स की बात कर लें। निश्चित समय व स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन ही नैतिकता है। ठीक है, हरलॉक क्या कहते हैं? हरलॉक कहते हैं सामाजिक समूहों की नैतिक संहिता के प्रति अनुरूपता को ही नैतिकता कही जाती है। इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोर्स शब्द से हुई है।
क्या मतलब इसका? जिसका तात्पर्य है आचरण, प्रथा या लोक रीति। भाई इस शब्द का उत्पत्ति किससे हुई है? तो वह मोक्ष शब्द से हुई। इस मोक्ष शब्द की उत्पत्ति का जो अर्थ है, और ये मोक्ष शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, एक चीज ये भी आप जानिएगा, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लोक रीतियां, प्रथाएं या व्यक्ति के द्वारा किया गया आचरण होता है। ठीक है, तो ये प्रायः मोक्ष के रूप में देखा जाता है। इसके बाद अब देखिए, चूंकि ये स्पष्ट है कि जो नैतिकता का विकास है वह सामाजिक आदर्शों के अनुरूप व्यवहार का प्रदर्शन, यानी हम तभी मान सकते हैं कि व्यक्ति में नैतिकता का विकास है जब वह सामाजिक संहिता के अनुरूप व्यवहार का प्रदर्शन करता है। ठीक है, अब सामाजिक रीतियों, रीति रिवाजों, मान्यताओं एवं व्यवहार की सामाजिक संहिताओं के अनुरूप व्यवहार करना ही नैतिकता है। प्रारंभ में बच्चे इस योग्यता के अभाव में होते हैं, परंतु आयु, बुद्धि एवं सामाजिक विकास के द्वारा उनमें नैतिकता का विकास होता है और वे समूह के आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। ठीक, इसके विपरीत समूह की मान्यताओं, आदर्शों, रुचियों एवं कल्याण के विरुद्ध कार्य करना अनैतिकता कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति समूह के आदर्शों के विपरीत किसी भी प्रकार का कोई वर्क करता है तो प्रायः वो जो है अनैतिकता के रूप में देखा जाता है। ये उसका गलत आचरण माना जाता है, गलत उसका क्रियाकलाप माना जाएगा या समाज के विरुद्ध किया गया कार्य माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि जो नैतिकता है, नैतिक विकास की प्रक्रिया वह दो रूपों में देखी जाती है, एक तो गैर नैतिकता और दूसरा अनैतिकता। ठीक है, अनैतिक ये और ये गैर नैतिक। अब देखिए, दरअसल यदि कोई व्यक्ति समूह के आदर्शों के विपरीत अज्ञानता के कारण कोई गलत कार्य करता है, आया ना स्पष्ट? मैंने कल भी चर्चा किया था इस चीज पे कि यदि कोई व्यक्ति समूह के आदर्शों के विपरीत अज्ञानता के कारण कोई कार्य करता है तो उसे गैर नैतिक कहा जाता है। ठीक है, और यदि व्यक्ति जानबूझकर आदर्शों के विपरीत कोई व्यवहार करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनैतिक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रायः नैतिकता का विकास देखा जाता है। इसके बाद नैतिकता का अधिगम। भाई हम नैतिकता का अधिगम करते हैं, बड़े बुजुर्ग से हम नैतिक विचारों को, नैतिक आदर्शों को, नैतिक मूल्यों को, रहन सहन को, रीति रिवाज को, प्रथाओं को हम सीखते हैं। ठीक है, तो हम इसका अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं। ठीक, मोरालिटी का लर्निंग करते हैं, लर्निंग ऑफ मोरालिटी। क्या है ये? जन्म के समय बच्चे में अंतरात्मा या नैतिकता का अभाव, इसका विकास उसमें दीर्घकालिक सामाजिक अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें कुछ प्रावस्थाएं महत्वपूर्ण होती, ध्यान स्थान रखती हैं तथा कई अन्य कारक नैतिकता के अर्जन का आधार बनते हैं। यहाँ इनका वर्णन अपेक्षित। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्यक्ति, बच्चा जब जन्म लेता है तो वह नैतिकता का अभाव उसमें पाया जाता है। उसमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होता, क्योंकि उसे ये अभी पता नहीं है कि नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, गैर नैतिक क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। ठीक है, परंतु जब वह दीर्घ समय तक, एक लंबे समय तक समाज के संपर्क में रहता है तब वह धीरे धीरे नैतिकता का विकास करता है, और ये नैतिकता की कुछ प्रावस्थाएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर इसका अर्जन किया जाता है। ठीक है, तो नैतिकता की प्रावस्थाएं क्या हैं? नैतिकता की प्रावस्थाएं क्या हैं? यानी फेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो नैतिकता के विकास के दो महत्वपूर्ण प्रावस्थाएं देखी जाती हैं। ठीक है, इन्हें नैतिक व्यवहार व नैतिक संप्रत्तियों का विकास व्यवस्था कहते हैं। पहला है नैतिक व्यवहार का विकास और दूसरा है नैतिक प्रावस्थाओं का विकास। ठीक है, तो ये दो अवस्थाएं आपने देखी नैतिकता के संदर्भ में, एक नैतिक व्यवहार का विकास है, नैतिक संप्रत्तियों का विकास है। ठीक है, अब देखिए, एक चीज ये भी मैं बता दूं कि ये जो नैतिक व्यवहार है प्रायः व्यवहारवादी विचारधाराओं के आधार पर है। व्यवहारवादी विचारधाराएं जैसे जो कुछ बिहेवियरिज्म साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार जो नैतिकता माना गया है, जैसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत,
ठीक है। अब प्रयत्न व भूल का सिद्धांत प्रायः व्यवहारवादियों के अनुसार था। प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, तदात्मीकरण का सिद्धांत, ये क्या है? ये व्यवहारवादियों के अनुसार है। ठीक है। और नैतिक संप्रत्तियों का जो विकास होता है वह किसके अनुसार होता है? तो वह जो है अवस्थाओं के आधार पर, ठीक, अवस्थाओं के आधार पर। ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रायः इसके दो अवस्थाएं मानी जाती हैं। नैतिक व्यवहार के विकास कैसे हम करते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए, नैतिक व्यवहार का विकास सामाजिक अधिगम के द्वारा होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि नैतिकता का विकास सामाजिक अधिगम के द्वारा होता है। काफी लंबी अवधि में सामाजिक अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चे में यह सीख पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है। प्रशिक्षण तथा समुचित अनुशासन के द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास किया जाता है। उचित आचरण के लिए पुरस्कार, उचित आचरण के लिए पुरस्कार या प्रशंसा काफी लाभप्रद सिद्ध होता है, और गलत आचरण के लिए उसे किसी भी प्रकार का दंड देना या निंदा करना प्रायः उसके आधार पर वो नैतिकता का विकास करता है। ठीक। अब नैतिक व्यवहार के अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं? अब देखिए, नैतिक व्यवहार के अधिगम की विधियां, तीन विधियां महत्वपूर्ण हैं। ये तीन विधियां महत्वपूर्ण हैं। पहली विधि क्या है? प्रयत्न व त्रुटि अधिगम। ठीक है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत हमने पहले बताया था कि व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, उस दौरान उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं, और उन प्रयास और गलतियों के आधार पर वह सीख जाता है कि नैतिकता कैसे विकसित करनी है। ठीक है। दूसरा आता है प्रत्यक्ष शिक्षण होता है, डायरेक्ट टीचिंग होता है। यानी नैतिकता सीखने हेतु तो बच्चों को पहले किसी विशिष्ट परिस्थिति में कोई उचित व्यवहार सीखना पड़ता है। ठीक है। उचित व्यवहार सीखना पड़ता है, फिर उसका अन्य परिस्थितियों में अंतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, और इसके आधार पर वह प्रत्यक्ष व्यवहार के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। और तीसरा आता है तदात्मीकरण। तदात्मीकरण यानी एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन है नैतिकता के अर्जन में। तदात्मीकरण, ये तदात्मीकरण, ठीक, तदात्मीकरण है। तदात्मीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे जिन्हें पसंद करते हैं उनके आचरण तथा व्यक्तित्व का अनुकरण कर वो भूमिका का स्वभाव। ये मैंने पहले भी कहा था, तदात्मीकरण का मतलब होता है कि किसी के बात, व्यवहार, विचार को अपने अंदर उतारना, अपने पर उतार लेना, अनुकरण कर लेना, उनके व्यवहारों को सीख लेना, उनके आदर्शों पर चलना, प्रायः वो क्या कहलाता है? तदात्मीकरण कहलाता है। ठीक। उसी के आधार पर वह व्यवहारों को या नैतिक व्यवहारों को सीखता है। ठीक है। देखिए, यहां तक तो चीजें स्पष्ट हो गई। इसके बाद ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये देखिए नैतिक संप्रत्तियों का विकास। नैतिक संप्रत्तियों का विकास भी हमने पहले कह दिया था कि अवस्थाओं के आधार पर नैतिक संप्रत्तियों का विकास होता है। अवस्थाएं यानी व्यक्ति की अवस्थाएं जो होती हैं उसके आधार पर नैतिकता का विकास होता है। ठीक है। अवस्थाओं के संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो वही बचपना अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरा अवस्था है। ये क्या है? उसके एक प्रकार से संप्रत्तियों का, नैतिक संप्रत्तियों के विकास की प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। ठीक है। देखिए, नैतिक विकास में मूल्यों का महत्व। एक चीज हम ये देखें भाई, सेटेट वगैरह में अक्सर मैंने कहा कि बहुत डीपली प्रश्न पूछता है वो, तो नैतिक विकास में जो मूल्यों का महत्व है उसको जाना जाए। बालकों में नैतिक विकास के दृष्टिकोण से मूल्यों का विकास विशेष स्थान रखता है। प्रत्येक कुछ निर्धारित मूल्य होते हैं, यानी समूह की प्रभावशाली सदस्यता, समाज, संस्कृति अथवा समूह के कुछ प्राप्त करने वाले समूह मूल्यों के प्रति स्वीकृति व्यक्त करनी पड़ती है। हिलगार्ड इत्यादि एवं कालवर्ग के अनुसार बालक एक नैतिक दार्शनिक की भांति होता है। वह सामाजिक पर्यावरण के साथ होने वाली अंतर क्रियाओं के आधार पर व्यवहार संबंधी प्रतिमान को स्वयं विकसित करता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है नैतिक मूल्यों का वह विकास करता है। विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने पर उसमें आंतरिक संज्ञानात्मक पुनर्संगठन होता है। ठीक है। यानी ये आंतरिक संज्ञानात्मक पुनर्संगठन क्या होता है? जब व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करता है और उसकी जो नैतिकता है वो पहले अवस्था की अपेक्षा दूसरी अवस्था में और प्रखर हो जाती है और ज्यादा दिखने लगती है,
तो वही उसका आंतरिक संज्ञानात्मक पुनर्संगठन कहलाता है, यानी इंटरनल कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार उसमें नैतिकता का विकास होता है। वह अपने समूह के मूल्यों को ग्रहण करता है। प्रत्येक समूह के विचारधाराओं में कुछ महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं जिनको सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। मूल्यों की को परिभाषित करते हुए फ्रेंच क्रैचफील्ड एवं वेल्की ने लिखा है, मूल्यों से तात्पर्य ऐसे विश्वासों से है जिनसे यह पता चलता है कि कौन सी वस्तुएं तथा कार्य अच्छे एवं वांछित हैं और कौन सी वस्तुएं तथा कार्य गंदे व अवांछित हैं। ठीक है, ये अब देखिए उपयुक्त जो कथन था उससे स्पष्ट क्या निकल के आया सामने। नैतिकता के विकास की अवधि में ही मूल्यों को ग्रहण किया जाता है, यानी जब नैतिकता का विकास होता है तो उसी दौरान हम मूल्यों को ग्रहण करते हैं। दूसरा, अक्सर एग्जाम में आता है इस तरह से चीजें, समूह में स्थान पाने के लिए समूह मूल्यों के प्रति सहमति व्यक्त करना आवश्यक है। तीसरा क्या कहता है, मूल्यों के आधार पर ही गलत या सही, वांछित या अवांछित अंतर अनुभव किया जाता है। अगला क्या कहता है कि मूल्य दो प्रकार के हो सकते हैं, विधेयात्मक मूल्य यानी पॉजिटिव वैल्यूज एंड निषेधात्मक मूल्य यानी नेगेटिव वैल्यूज। विधेयात्मक मूल्य वांछित एवं निषेधात्मक मूल्य अवांछित कहलाते हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वह क्या होती है, यानी वांछित व्यवहार, वांछित नैतिकता पॉजिटिव वैल्यू कहलाती है और अवांछित नैतिकता नेगेटिव वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अगला कहता है कि कुछ मूल्य सार्वभौमिक भी होते हैं, जैसे ईमानदारी, विनम्रता, दयालुता, सहयोग आदि। ये कैसे मूल्य है, सार्वभौमिक मूल्य। तो एग्जाम वगैरह में इस तरह से मिलता है कि मोरल डेवलपमेंट में, नैतिक विकास में सार्वभौमिक मूल्य हैं। तो कौन कौन से हैं, ईमानदारी है, विनम्रता है, दयालुता है, सहयोग। ठीक है, इसके बाद मूल्यों में समानता के कारण विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों में भी समानता पाई जाती है। ठीक, नैतिक विकास में दंड व पुरस्कार की भूमिका क्या है। देखिए अक्सर हम बात दंड व पुरस्कार की करते हैं, नैतिकता के विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हम मान लें, इसको एक महत्वपूर्ण कड़ी मान लें कि जो दंड और पुरस्कार है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालकों में नैतिक विकास के दृष्टिकोण से प्रयुक्त किए जाने वाले दंड तथा पुरस्कारों का विशेष महत्व है। इसकी भूमिका दो रूपों में देखी जाती है। ठीक है, दो रूपों में देखिए, पहला समूह द्वारा अस्वीकृत कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, यानी अगर हमें नैतिकता का विकास करना है तो उसमें दंड और पुरस्कार, यानी हम किसी भी प्रकार का कोई रिवार्ड देते हैं या किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट देते हैं तो हम क्यों देते हैं, उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो उसकी भूमिका यही है कि अस्वीकृत जो कार्य है वह उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोकने के लिए दिया जाए। ठीक है, अगला है कि यह बताना कि समूह किस कार्य को गलत तथा किस कार्य को सही मानता है। ठीक है, इसके लिए भी प्रायः रिवार्ड और पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक, अब देखिए अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए जहां तक हो सके साधारण प्रकार के दंडों का ही उपयोग करना चाहिए। गुस्से में बच्चों को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दंड का महत्व घट जाता है। दंड देते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दंड उचित समय पर दिए जाएं, ताकि बच्चे दंड एवं गलत कार्य में संबंध स्थापित कर सकें। ऐसा करने से दंड अधिक प्रभावशाली हो जाता है। राड के अनुसार पूर्व विद्यालयी बच्चों के लिए माता पिता प्रायः समान दंड का प्रयोग करते हैं। गार्डनर ने यह निष्कर्ष दिया कि बच्चों में अधिकतर अनुशासनहीनता के कारण दंडित होते हैं। बच्चों को दंड देते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किन कारणों से बच्चों ने ये गलती की है और इसी के बदले हम ये दंड दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ चलिए आगे देखिए, पनिशमेंट जो हमारा है वो पनिशमेंट प्रायः रिएक्शन और फियर दो रूपों में होता है। यानी दंड का प्रभाव अगर देखा जाए
पनिशमेंट, इफेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट। तो बच्चों को जो दंडित करने से बचना चाहिए, ठीक है, दंड से भय के शिकार हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षात्मक प्रक्रिया, यानी ये हमारी सुरक्षात्मक प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं या व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण से उचित है। ठीक, अगर हम किसी भी प्रकार का उनको पनिशमेंट देते हैं, किसी भी प्रकार का पनिशमेंट देते हैं, तो पनिशमेंट से मुख्यतः दो चीजें निकलकर सामने आती हैं। एक तो डिफेंसिव रिएक्शन हो जाता है। डिफेंसिव रिएक्शन का मतलब होता है सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया। ठीक है, डिफेंसिव रिएक्शन का मतलब होता है सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया। देखिए, सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया ये हो गया। और दूसरा फियर, यानी भय या डर। ठीक है, ये चीजें जब भी हम किसी बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो अमूमन दो तरह की चीजें उनके सामने आ जाती हैं, उनके मन में उत्पन्न हो जाती हैं, भय के रूप में और सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से पनिशमेंट यदि हमें दिया जाए तो हमें प्रायः उनके कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व के विकास में वो प्रभावशाली या प्रभावित हो जाता है, उनके विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, नैतिकता के विकास में पुरस्कार का विशेष स्थान है। जहां एक तरफ दंड के कारण प्रतिरोधी व्यवहार के उत्पन्न होने की संभावना रहती है, वही दूसरी तरफ पुरस्कार के कारण वांछित सुधार के साथ साथ वयस्कों तक के प्रवणों के प्रति बच्चे स्नेह की भावना भी विकसित करते हैं। पुरस्कार देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पुरस्कार किस प्रकार दिए जाएं कि बच्चे पुरस्कार तथा सही कार्य में साहचर्य स्थापित कर लें। भाई गाइस, इस तरह के प्रश्न सेटेट वगैरह में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सेटेट में अक्सर एग्जाम में मिल जाता है इस तरह का प्रश्न कि हमें पुरस्कार देते समय किससे संबंध स्थापित किया जाए। पुरस्कार देते समय निम्न से संबंध होना चाहिए। दंड देते समय किसी गलत प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब दंड का हम प्रावधान करते हैं तो उसका संबंध किससे होना चाहिए, ये सारी चीजें अक्षर होती हैं। देखिए, जैसे ये कह रहा ना, पुरस्कार इस प्रकार दिए जाएं कि बच्चे पुरस्कार तथा सही कार्य से साहचर्य स्थापित कर लें, परंतु ऐसा ना हो पाने पर पुरस्कार पाने पर ही उचित कार्य करने के आदती बन जाएंगे। और पुरस्कार की व्यवस्था को मुख्यतः 5 लाभ बताया जा रहा है। पुरस्कार की भूमिका में जो पुरस्कार दिया जाता है उसके कुल 5 लाभ हैं। देखिए, पहला लाभ है पुरस्कार द्वारा गलत तथा सही कार्यों में अंतर सीखने की प्रवृत्ति को दृढ़ करती है। दूसरा कहता है पुरस्कार द्वारा सही कार्यों की पुनरावृत्ति की भावना बढ़ती है। तीसरा कहता है पुरस्कार द्वारा कार्यों का परिमार्जन होता है। चौथा कहता है पुरस्कार के उपयोग से प्रतिरोधी व्यवहार घटता है और स्नेह तथा सुखद भावना बढ़ती है। और पांचवा कहता है पुरस्कार द्वारा स्थापित व्यवहार अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, तो इस तरह से पुरस्कार के कुल 5 लाभ हैं। मिल जाए इस एग्जाम में इस तरह से कि पुरस्कार के निम्न में से लाभ हैं, या पुरस्कार में से निम्न कोटेशन दे दे, कोई एक कोटेशन हटा के कह दे कि पुरस्कार में ये लाभ या निम्न में लाभ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर मिल जाते हैं। चलिए आगे, पुरस्कार के रूप में भौतिक पुरस्कार या वाचिक प्रशंसा का उपयोग होता है। इनमें सही कार्यों के प्रति पुरस्कार के रूप में प्रशंसा अधिक उपयोगी परिणाम मिलता है। प्रशंसा के रूप में सामाजिक सम्मान से बच्चों में सही कार्यों के प्रति लगाव बढ़ता है तथा उनमें सामाजिक सम्मान की इच्छा भी पूर्ति होती है। और स्पष्ट रूप से नैतिकता के विकास में पुरस्कार एवं दंड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नैतिकता के विकास की अवस्थाएं देखिए, नैतिकता के विकास की अवस्था के अंतर्गत हम अन्य विकासात्मक प्रक्रमों की बात, नैतिकता के विकास की भी प्रक्रिया अनेक अवस्थाओं में पूरी होती है या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अधिगम की विशेष अग्र प्रकार की होती है। देखिए, पहला है बचपना अवस्था में नैतिकता है। ठीक है, ये तो आपने देखा ही है, बचपना अवस्था में नैतिकता। दूसरा आता है पूर्व बाल्यावस्था में नैतिकता है, उत्तर बाल्यावस्था में नैतिकता है, किशोरावस्था में नैतिकता है। ठीक, तो ये चीजें जो थी यह प्रायः नैतिकता के संदर्भ में था कि नैतिकता का जो विकास होता है वह कैसे होता है। तो नैतिकता का विकास अमूमन अवस्थाओं के आधार पर होता है। ठीक है, बचपना अवस्था में नैतिकता, यानी बचपना अवस्था में बच्चा ना तो नैतिक होता है ना तो अनैतिक होता है, परंतु वह जब लोगों के संपर्क में आता है तब धीरे धीरे उसमें नैतिकता का विकास होता है। यानी जिस वस्तुओं को वह सुखद मान ले और जिन वस्तुओं से वह दुखद मान ले उसके बारे में वह समझने लगता है
और इसी के आधार पर उसमें नैतिकता का विकास होता है। पूर्व बाल्यावस्था है, इमोरलिटी इन अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष माना जाता है। इस अवस्था में नैतिकता का आधारशिला यानी 2 से 6 वर्ष में बच्चे में ही नैतिकता की आधारशिला पड़ती है, यानी नींव पड़ती है। ठीक है, बच्चों में को यह बताया जाता है कि कैसा व्यवहार करना है। अनुकूल व्यवहार करके वह प्रशंसा या पुरस्कार प्राप्त करता है और अनुचित व्यवहार करके दंड या का भागीदारी होता है। ठीक है, इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष माना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करते ही बच्चे में कई समूहों के सदस्य बन जाते हैं। इनमें स्कूल के या क्लब के प्रमुख होते हैं। यही कारण है कि इस अवस्था में नैतिकता का विकास समूह के विशेष योगदान होता है, यानी नैतिकता का विकास जो होता है वो समूह के अंतर्गत देखा जाता है, क्योंकि बच्चा कई प्रकार के समूहों का सदस्य बन जाता है, चाहे वो कोई गेम्स हो, खेल हो, स्कूल क्लब हो। ठीक है, तो इस तरह से उसी से नैतिकता का विकास होता है। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे अपने समूह के नियमों तथा आदर्शों को दृढ़ता से पालन करते हैं। इस अवस्था में बच्चे सही या गलत समझ चुके होते हैं, विभिन्न प्रशिक्षण से संबंधित तथ्यों का विकास हो चुका होता है। ठीक, और लास्ट इसका आता है किशोरावस्था में नैतिकता, यानी ये जो अवस्था है ये 12 से 18 वर्ष माना जाता है। यानी नैतिकता संबंधित परिपक्वता भी किशोरावस्था में ही आती है। यानी नैतिकता संबंधी परिपक्वता किस अवस्था में आती है? तो किशोरावस्था में आती है। ठीक है, इस अवधि में सामाजिक वांछनीयता की भावना प्रबल हो जाती है, इससे नैतिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। परंतु यदि किन्हीं कारणों से किशोर गलत मार्ग का अनुसरण करने लगता है तो उसमें नैतिकता के स्थान पर अनैतिकता की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इसी अवस्था में उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में उच्च स्तरीय मूल्यों का विकास होता है और यह एक परिपक्व सामाजिक प्राणी बनने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नैतिकता का विकास है इसको यदि आप डीपली पढ़ेंगे, गहनता से पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ ऐसे पॉइंट निकल कर सामने आ जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसको डीपली पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, ताकि जो है जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो निकल कर सामने आ जाए और परीक्षा के लिए वो उपयोगी हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार।